मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट का जो फर्स्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत डिमांड शेड्यूल, मांग की तालिका या मांग की सारणी। किसी भी वस्तु विशेष की कमी समयावधि में विभिन्न मूल्यों में मांगी जाने वाली मात्राओं को एक तालिका के रूप में प्रकट करने को मांग की तालिका कहते हैं। जैसे किसी बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं मांगी जाती है, इन्हें एक तालिका में लिखा जाए तो वह मांग की तालिका के नाम से जानी जाती है। मांग की तालिका मूल्य एवं मांगी गई मात्रा में कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। मांग की तालिका दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, व्यक्तिगत मांग की तालिका एवं सेकंड, बाजार की मांग की तालिका। व्यक्तिगत मांग की तालिका, ये मांग की तालिका इस बात की जानकारी देती है कि एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर वस्तु विशेष की कितनी मात्रा मांगता है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तालिका में दिए गए मूल्य वास्तव में प्रचलित है और उन मूल्यों पर विभिन्न मात्राओं में वस्तु का क्रय किया जाता है। इस तालिका का निर्माण तो उस वस्तु विशेष की भूतकालीन प्रतिक्रियाओं की जानकारी के आधार पर किया जाता है, परंतु व्यक्तिगत वर्तमान में यह संबंध है कि किसी भी तालिका को उसके व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर नहीं रखा जाता। उसकी आय, रुचि, पैशन आदि में परिवर्तन हो गया हो और इसलिए वर्तमान मांग की तालिका भूतकाल की अपेक्षा भिन्न हो सकती है। अब मांग तालिका के संबंध में विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे मांग तालिका का निर्माण अन्य बातों के समान रहने की मान्यता के आधार पर किया जाता है, अर्थात उपभोक्ता की आय, रुचि, पैशन आदि को स्थिर मान लिया जाता है। केवल वस्तु विशेष का मूल्य ही परिवर्तनशील माना जाता है, परंतु वास्तविक जीवन में अन्य बातें समान नहीं रहती। मांग तालिकाएं अनुमानित एवं काल्पनिक होती है। वास्तविक मांग तालिकाओं का निर्माण कठिन होता है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली एक ही वस्तु रूप, रंग, किस्म आदि में भिन्न हो सकती है, जो व्यक्तिगत रुचि को प्रभावित करके मांग को भी प्रभावित कर देती है। व्यक्तिगत मांग तालिकाएं एवं बाजार मांग तालिकाएं एक दूसरे पर निर्भर है तथा एक दूसरे को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत मांग तालिकाओं के गणितात्मक योग से बाजार की मांग तालिका का निर्माण नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ व्यवहार का एक सांख्यिकीय अनुमान इस दिशा में अधिक सहायक एवं सरल होता है। व्यक्तिगत मांग तालिका की अपेक्षा बाजार मांग तालिका अधिक निरंतर एवं सरल होती है। एक व्यक्ति विशेष के व्यवहार में बहुत अधिक अनियमितताएं हो सकती है, जबकि बाजार की मांग तालिका में ये अनियमितताएं बहुत अधिक क्रेताओं के होने के कारण समतल हो जाती है। मांग तालिकाएं समय तत्व से प्रभावित होती है। यदि उपभोक्ताओं को अपनी मांग को समायोजित करने के लिए अधिक समय मिल जाता है तो उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि अति अल्पकाल में मांग प्राय कम लोचदार होती है।
बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, अतः सभी विक्रेताओं द्वारा मांगी हुई कीमतों का ज्ञान सभी ग्राहकों को नहीं होता। ग्राहकों की ये अनभिज्ञता भी बाजार की मांग तालिका को प्रभावित करती है। जनसंख्या तथा परिवहन सेवाओं में होने वाले परिवर्तन भी मांग तालिका को प्रभावित करते हैं। मांग तालिका का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड शेड्यूल। व्यवहारिक जीवन में मांग तालिका का बड़ा भारी महत्व है। मांग तालिका को देखकर उत्पादक अपने माल की किस्म व मात्रा तथा मूल्य निर्धारित करता है। एकाधिकारी अपने एकाधिकारी लाभ को अधिकतम करने के लिए मांग तालिका को ध्यान में रखता है। कर लगाते समय सरकार करों के परिणाम स्वरूप मूल्यों की वृद्धि के कारण करदाताओं की मांग में कमी की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखती है। ये ज्ञान उसे मांग तालिका से हो सकता है। इस प्रकार किसी देश में बजट का निर्माण उस देश के निवासियों की मांग तालिकाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। डिमांड मांग तालिका या मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ये नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार अन्य वास्ते स्थिर रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। मार्शल के अनुसार मांगी गई मात्रा मूल्य के घटने के साथ बढ़ती है तथा मूल्य के बढ़ने के साथ घटती है। इस तरह ये नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। प्रोफेसर सैमुएल्सन के शब्दों में, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर ये कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। थॉमस के शब्दों में, एक निश्चित समय पर प्रचलित मूल्य पर वस्तु अथवा सेवा के लिए मांग उससे अधिक होगी जितनी कि उससे ऊंची कीमत पर होती है उससे कम होगी। रिचर्ड ए ब्लास के अनुसार, यदि अन्य बातें समान रहे तो जो कीमत कम होगी त्यों समय की प्रति इकाई में क्रय के लिए वांछित मात्रा अधिक होगी। इन सभी अर्थशास्त्रियों को मांग के नियम के संबंध में एक ही विचार है कि मांग तथा मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मूल्य के बढ़ने पर मांग घटती है, मूल्य में कमी आने पर मांग बढ़ जाती है। अजम्पशन, मांग के नियम की मान्यताएं। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहे। अन्य बातें स्थिर रहें को मांग के नियम की मान्यताएं कहते हैं। मांग के नियम की महत्वपूर्ण मान्यताएं निम्न प्रकार होती है। फर्स्ट, उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि तथा अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट, वस्तु विशेष उपभोक्ताओं की प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, वस्तु के नए प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अन्य वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वस्तु के मूल्यों में निकट भविष्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग के नियम की विशेषताएं। मांग के नियम की निम्न विशेषताएं। विपरीत संबंध, इस नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है तथा मूल्य घटता है तो
तो उसकी मांग बढ़ती है। मूल्य एक स्वतंत्र चर तथा मांग पर निर्भर चर। वस्तु का मूल्य एक स्वतंत्र चर होता है। मांग के नियम में मूल्य की मांगी गई मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है, न कि मांगी गई मात्रा का मूल्य पर प्रभाव। गणितीय भाषा में इस नियम के अंतर्गत मूल्य एक स्वतंत्र चर है तथा उसकी मांगी गई मात्रा एक निर्भर चर है। अन्य बातें स्थिर हैं। ये नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहे। इन अन्य बातें स्थिर रहे को नियम की मान्यताएं कहा जाता है तथा इसका विश्लेषण भी किया जाता है। ये गुणात्मक कथन। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो हमें बताता है कि वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाएगी तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी मात्रा कम मांगी जाएगी। परंतु ये नियम हमें यह नहीं बताता है कि मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। निश्चित समय बिंदु से संबंधित। मांग का नियम किसी एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होता है, जैसे प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष आदि। मांग के नियम के लागू होने के कारण। रीजन्स अंडरलाइनिंग द लॉ ऑफ डिमांड। आय प्रभाव। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि उसे वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए कम व्यय करना पड़ता है, तथा इसके विपरीत वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी वास्तविक आय घट जाती है, क्योंकि उसे वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। इसे हम आय प्रभाव के नाम से पुकारते हैं। इस प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु विशेष का मूल्य कम होने पर इसकी अधिक मात्रा क्रय करता है तथा बढ़ी हुई आय का एक भाग अन्य वस्तुओं के क्रय पर व्यय करता है। इसी तरह उपभोक्ता वस्तु विशेष का मूल्य बढ़ने पर इसकी कम मात्रा क्रय करता है तथा आय घटने का अन्य वस्तुओं की भी कम मात्रा क्रय करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी वस्तु का उपभोग बढ़ने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। उपभोक्ता सदैव अपने मूल्य को बनाए रखना चाहता है, अतः वह वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग केवल उसी स्थिति में करेगा जब वस्तु के मूल्य में कमी हो। इसके विपरीत वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी कम मात्रा क्रय करने का कारण यह है कि वस्तु की मात्रा में कमी होने पर ही सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी तथा उपभोक्ता की साम्य स्थिति बनी रहेगी। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। प्रत्येक वस्तु के कुछ क्रेता होते हैं, परंतु वस्तु के मूल्य घटने के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे उपभोक्ता जो पहले अधिक मूल्य पर क्रय नहीं कर पाते थे अब क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार मूल्य बढ़ने पर क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाती है, क्योंकि कुछ क्रेता पहले मूल्य कम होने के कारण वस्तु को मूल्य क्रय कर रहे थे, वे अब अधिक मूल्य होने के कारण क्रय नहीं कर पाते। अतः मूल्य कम होने पर क्रेताओं की संख्या बढ़ने के कारण मांग बढ़ती है तथा मूल्य अधिक होने पर क्रेताओं की संख्या कम होने के कारण मांग घटती है। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम को लागू करने के लिए जिन मान्यताओं को माना जाता है उनके पूरा होने पर मांग का नियम सामान्य रूप से लागू होता है, परंतु मांग के नियम के कुछ अपवाद बताए गए हैं। मांग के नियम के अपवाद की स्थितियां होती है जब वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मात्रा अधिक मांगी गई, जिससे मूल्य घटने पर जितनी कम मात्रा मांगी जाएगी। मांग रेखा मांग के नियम के अपवादों के समय बाएं से दाएं की ओर उन्हें उड़ती हुई होती है। अपवाद जैसे गिफिन वस्तुएं। 19वीं शताब्दी के आयरलैंड के गरीब किसानों का अध्ययन करके बताया गया कि वे अपनी आय का एक बड़ा भाग आलू पर खर्च करते थे तथा मांस पर बहुत कम भाग खर्च करते थे। आलू सस्ता था परंतु मांस बहुत महंगा। जब आलू का मूल्य बढ़ता था तब वे मांस पर व्यय में मितव्ययता
करते थे तथा इसके परिणाम स्वरूप भोज्य सामग्री की पूर्ति में होने वाले अंतर को दूर करने के लिए आलू अधिक खरीदते थे। इस प्रकार आलू का मूल्य बढ़ने पर आलू की अधिक मात्रा खरीदी जाती थी। प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं अथवा मिथ्याकर्षण। बहुत से धनी लोग कुछ वस्तुओं का प्रयोग उनके आंतरिक उपयोगिता के लिए न करके केवल प्रतिष्ठा अथवा मिथ्या आकर्षण के कारण करते थे। उदाहरण के तौर पर आभूषण तथा बहुमूल्य हीरे का पुरानी कलाकृतियाँ आदि ऐसी वस्तुएं जिन्हें धनी लोग मूल्य बढ़ने पर अधिक करते हैं। उपभोक्ता की अज्ञानता का प्रभाव अथवा उच्च मूल्य की वस्तु को अच्छा समझा जाना। अनेक बार उपभोक्ता अज्ञानतावश महंगी वस्तु को अधिक उपयोगी मानकर अधिक क्रय करता है। परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। कभी कभी वस्तु के पैकिंग, लेबल आदि में परिवर्तन करके वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ा दिया जाता है तथा उपभोक्ता अज्ञानतावश इसका अधिक क्रय करता है। सट्टा बाजार में मूल्यों की वृद्धि के पश्चात अधिक क्रय किया जाता है तथा मूल्यों में कमी के पश्चात अपेक्षाकृत कम क्रय किया। जब किन्हीं अंशों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो लोगों को और अधिक मूल्य बढ़ने की आशा होती है और वे अधिक अंश खरीदते हैं। जब मूल्य गिरते हैं तो लोग उनके अधिक गिरने की आशा में प्रतीक्षा करते हैं तथा खरीद रोक देते हैं। इस प्रकार इन उदाहरणों में मांग का नियम सही नहीं उतरता, परंतु एक अन्य दृष्टि से भी स्थितियाँ मांग के नियम की पुष्टि करती है। जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। वे वस्तुएं जो जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य होती है कि मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं होती है। इसी तरह इनके मूल्य घटने पर इनकी मांग नहीं बढ़ती है। युद्ध अथवा आपातकाल। अनेक बार युद्ध अथवा आपातकाल की स्थिति में जब वस्तुओं के अभाव की आशा होती है तो जनता माल का स्टॉक बनाने अथवा संग्रहण करने के लिए बढ़ते हुए मूल्य में भी पर भी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करती है।